नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट पेपर वन यूजीसी नेट पेपर वन का मैराथन महामैराथन मॉक टेस्ट संख्या ये 20 है। अब की बार नेट जरपा दोस्तों टेस्ट दो, 100 में से 60 सही तो जरा पक्का समझो आप, ठीक है। हमारा नाम देव कुमार, पीएचडी इतिहास, एक बार जेआरएफ 4 बार नेट पर। दोस्तों, कोई समस्या हो या पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं 8755475312 पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल। की वीडियो को लाइक, शेयर और दोस्तों ज्वाइन ग्रुप यहाँ से आप मेंबरशिप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं मीरा कुमारी जी, धन्यवाद, वेलकम। मोहन जी वेलकम, ठीक है। और तमन्ना आनंद जी वेलकम, समांजुन जी वेलकम, शोभा कुमारी जी वेलकम, मीना कुमारी जी वेलकम, प्रियंका खंडेलवाल जी वेलकम, धनराज चौधरी वेलकम, ज्योत्सना महतो जी वेलकम, रवि जी वेलकम, गुड इवनिंग, भाग्यश्री राणा जी वेलकम, सन एस जी वेलकम, हनी सिंह जी वेलकम, डॉक्टर उमा जी नमस्कार वेलकम, रोशनी तंवर जी वेलकम, और विभा तिवारी जी गुड इवनिंग वेलकम। हाँ जी रोशनी जी, पेपर फर्स्ट की क्लास है। निभा जी वेलकम। तो ये दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बस छोटी सी सेटिंग में कर दूं ताकि मुझे डिसलाइक ना दिखें, ठीक है। लाइक और डिसलाइक दिखे ही नहीं मुझे। एक मिनट बस, तो ये हो गया। हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं। हिस्ट्री ज्ञान जी वेलकम, प्रिया कल्याणकर जी वेलकम, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल, ठीक है। आप सभी को पता होगा 10 सेकंड का हम समय लेते हैं, ठीक है। विष्णु यादव जी गुड इवनिंग वेलकम। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रवण के संदर्भ में सही है, ठीक है। श्रवण माने सुनना। पहला है, श्रवण एक शारीरिक प्रक्रिया है, ध्यानपूर्वक श्रवण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। दूसरा, श्रवण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, ध्यानपूर्वक श्रवण एक शारीरिक प्रक्रिया है। तीसरा है, दोनों मुख्य रूप से शारीरिक प्रक्रिया हैं। और चौथा, दोनों जैविक प्रक्रिया हैं। अनुराधा जी आपका वेलकम, संजू वर्मा जी वेलकम। सबकी चल रही है वीडियो, हमारे सामने भी वैसे फोन चल रहा है, हमारी वीडियो वैसे चल रही है, ठीक है। तो दोस्तों, पहले सवाल का जो सही है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, श्रवण एक शारीरिक प्रक्रिया है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि सुनना एक शारीरिक प्रक्रिया है, ध्यानपूर्वक श्रवण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। दूसरा सवाल आपके सामने, कौन सा कथन सही है। पहला, मानवीय रिश्तों को श्रवण प्रक्रिया के द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता है। दूसरा, उच्च शिक्षण संस्थान के छात्र संवाद स्थापित करने में अपना आधा काल निकाल देते हैं। तीसरा, श्रवण हमारे संचार का केवल एकमात्र छोटा सा अंश होता है। और चौथा है, प्रोक्त में से कोई नहीं। प्रियंका जी आपने जरा दोबारा ऑन कर लीजिए दोबारा, ठीक है। राजू जी वेलकम आपका, शोभा कुमारी जी वेलकम, और पवन कुमार राज जी वेलकम, हेलो जी। दीपक जी वेलकम। दोस्तों, सही जो ऑप्शन है इसमें वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। उच्च शिक्षण संस्थान के छात्र संवाद स्थापित करने में अपना आधा काल निकाल देते हैं।
तीसरा सवाल आपके सामने है, एक व्यक्ति सुनता है और दूसरों के विचारों को समझने का प्रयास भी करता है, तो निम्नलिखित में से कौन से शब्द ऐसे व्यक्ति को वर्णित करने के प्रयुक्त किए जा सकते हैं? पहला, सक्रिय श्रवण, समानुभूति श्रवण, आलोचनात्मक श्रवण और उपयुक्त में से कोई नहीं। कपिल किशन जी वेलकम, मंजू रानी जी वेलकम, प्रियंका जी अगर नहीं चल रहा हो तो आप दोबारा नेट बंद करके दोबारा ऑन कीजिए, चल जाएगा, चिंता ना करो आप। दोस्तों तीसरे सवाल में जो सही है वो है समानुभूतिक श्रवण, ठीक है, समानुभूतिक श्रवण। चौथा सवाल आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, समस्याओं के लिए सुनने का प्रयास। दूसरा, गैर मौखिक संकेतों पर ज़्यादा ध्यान देना। तीसरा, विषय बदलने के लिए हस्तक्षेप करना। निम्नलिखित में से लिंग को इन कथनों से संबंधित करने की संभावना अधिक रहती है? पहला है पुरुष, स्त्री, स्त्री और पुरुष दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सुनीता कुमारी जी वेलकम, संजय कुमार जी वेलकम, नमस्ते। ओके धन्यवाद। रोशनी जी आपकी क्लास अच्छी लगती है, आप फिर फीडबैक दिया करो ना। फिर हम लास्ट में, वीडियो के लास्ट में जो है, वीडियो जब बंद होती है हमारी उसके बाद 5 मिनट बाद आप फीडबैक दिया करो कि भाई आपकी क्लास कैसी लगती है। देखो क्योंकि ये लाइव चैट है तो ये लाइव चैट डिलीट हो जाती है, हमारे पास नहीं रहती है दोस्तों। क्योंकि मैंने बोला था भाई आप कम से कम 15 लोग सदस्यों ने बस केवल फीडबैक दिया था, और उस समय 51 देख रहे थे, और 51 का मतलब है 36 ने नहीं दिया, 15 लोगों ने फीडबैक दिया था दोस्तों। चौथे सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। पांचवा सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से शब्द गहन सोच को दर्शाते हैं? पहला, ध्यान मुख्य बिंदु के बजाय पूर्ण रूप से विवरण पर केंद्रित करना। दूसरा, संचार के संदर्भ की उपेक्षा करना। तीसरा, जब संदेश प्रस्तुत किया जा रहा है तब मूल्यांकन करना। और चौथा, यह केवल सुनने के साथ जुड़ा हुआ है। अभय सिंह जी वेलकम। अच्छा, जिन्होंने दी है वो मुझे पता पड़ जाएगा। और देखो दोस्तों, ये आप और हम की हमारी याद रह जाएंगी, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि बेफालतू में लाइक डिसलाइक का मैं बार बार बोलता रहूँ। देखो वो आपकी मर्जी है, लाइक करो डिसलाइक करो, परंतु मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आपका और हमारा रिश्ता ज़िंदगी भर चले, ठीक है। देखो वैसे तो आप इतना मुझे जानते नहीं होंगे, ना मैं आपको जानता हूँ इतना ज़्यादा, पर दोस्तों मैं चाहता हूँ कि देखो दूर रहकर भी एक ऐसा रिश्ता बनना चाहिए जो दूर तक चलने वाला हो, ठीक है। भारत में दोस्तों प्यार मोहब्बत की भावना होनी चाहिए, हम और आप में होनी चाहिए। तो इसलिए मैं दोस्तों मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे याद रखना चाहिए कि भाई मैंने जब वीडियो बनाई थी और जब इन्होंने कमेंट किए थे बुढ़ापे में भी, ठीक है। गुड़िया रानी जी वेलकम आपका। दोस्तों पांचवें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जब संदेश प्रस्तुत किया जा रहा है तब मूल्यांकन करना। छठा सवाल आपके सामने है, स्पष्ट जानकारी के उद्देश्य से प्रश्न पूछना, संदेशों को कथित कथन करना और भ्रमित करने वाली विषय वस्तु की पहचान करना इत्यादि मूल रूप से किसको इंगित करते हैं? पहला, श्रवण बाधाएं, मनोरंजन के लिए सुनना, संदेश को समझने के लिए तकनीक की सहायता लेना। और ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो दोस्तों छठे सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संदेश को समझने के लिए तकनीक की सहायता लेना। सातवां सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसको व्याख्यान सुनने के लिए सुझाव माना जाना चाहिए। पहला है शब्दों के वितरण गति, सारांश करने से बचने का प्रयास और सूचना की समीक्षा करना। दूसरा, रचनात्मक सोच पर कम ध्यान देना, विवरण पर ध्यान न देना एवं व्याख्यान संकेतों की अनदेखी करना। तीसरा, नोट्स ने बनाना ताकि व्याख्यान एवं संदेश वितरण पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सके। चौथा, रुचिपूर्वक अंश पर ध्यान देना, भटकाव से बचना एवं मुख्य विचारों को ग्रहण करना। दोस्तों किसको व्याख्यान सुनने के लिए सुझाव माना जाना चाहिए। तो दोस्तों सातवें सवाल का जो सही आंसर है, ठीक है, व्याख्यान सुनने के लिए सुझाव जो माना जाना चाहिए दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रुचिपूर्वक अंश पर ध्यान देना, भटकाव से बचना और मुख्य विचारों को ग्रहण करना। वेरी गुड सवाल है दोस्तों ये। आठवां सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द सूचना का स्थान निर्धारण करना, ठीक है, मूल्यांकन और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। पहला, गहन सोच, सूचना साक्षरता, श्रवण और चयनात्मकता ध्यान। कुलदीप माली जी आपका वेलकम। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, चयनात्मक ध्यान। नौवां सवाल आपके सामने है, प्राथमिक स्तर शिक्षण यथासंभव मातृभाषा में ही होनी चाहिए क्योंकि पहला, यह बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करता है। दूसरा, यह अधिगम को सरल बनाता है। तीसरा, यह बौद्धिक विकास में सहायक है। और चौथा, यह शिक्षार्थी को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में सहायक है। प्राथमिक स्तर शिक्षण यथासंभव मातृभाषा में होनी चाहिए क्योंकि दोस्तों नौवें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, क्योंकि यह अधिगम एक सीखने को सरल बनाता है। 10वां सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है। पहला, उचित पुरस्कार देना, उपयुक्त मार्गदर्शन करना। तीसरा, सदैव उपयुक्त उदाहरण देना। और चौथा है कक्षा में व्याख्यान देना। शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है। रेखा फोगट जी वेलकम आपका। दोस्तों 10वें सवाल का सही आंसर है उपयुक्त मार्गदर्शन करना। ठीक है, 11वां सवाल आपके सामने है, शिक्षक के लिए छात्र में अच्छे संस्कार उत्पन्न करने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है। कहानी सुनाना, अनुशासन की भावना विकसित करना, शिक्षक का स्वयं का आदर्श व्यवहार या उनके माता पिता को विश्वास में लेना। तो दोस्तों 11वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शिक्षक का स्वयं का आदर्श व्यवहार। दोस्तों क्योंकि जब शिक्षक अपना अच्छा व्यवहार बच्चों को दिखाएगा दोस्तों बच्चे क्या है वो सीखेंगे। 12वां सवाल आपके सामने, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए छात्रों को कैसे प्रेरित किया जा सकता है। पहला, चयनित अध्ययन, आकस्मिक अध्ययन, गहन अध्ययन या कंठस्थ अध्ययन।
करना। ठीक है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए छात्रों को कैसे प्रेरित किया जा सकता है? मोनिका जी वेलकम। दोस्तों 12वें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गहन अध्ययन। ठीक है, 13वां सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से अनुपस्थिति की समस्या के समाधान के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय कौन सा है? पहला, पाठ्यक्रम को कम करना, शिक्षकों की सहानुभूति, तीसरा, शिक्षण संस्थान का आकर्षक वातावरण, चौथा, छात्रों को प्रेरित करना। निम्नलिखित में से अनुपस्थिति की समस्या के समाधान के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय कौन सा है? दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को प्रेरित करना। 14वां सवाल आपके सामने, एक परिचालन परिभाषा का अर्थ है। ठीक है, पहला, इसका मूल अवधारणा से कोई संबंध नहीं होता। दूसरा, यह अवधारणा की अमूर्त एवं सैद्धांतिक परिभाषा है। तीसरा, यह विशिष्ट अनुभव सिद्ध उपायों के संदर्भ में होती है। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। हरीश प्रताप जी वेलकम आपका। दोस्तों 14वें सवाल का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर सी, एक, यह विशिष्ट अनुभव सिद्ध उपायों के संदर्भ में होती है। 15वां सवाल, एक शोध रिपोर्ट में निष्कर्ष का उद्देश्य क्या होता है? पहला, यह बताते हैं कि कैसे अवधारणाओं को परिभाषित किया गया और मापा गया है। दूसरा, यह शोध सवालों के संबंध में महत्वपूर्ण निष्कर्षों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते हैं। तीसरा, इसमें उपयुक्त साहित्य की एक उपयोगी समीक्षा शामिल होती है। और चौथा, यह कार्य प्रणाली की प्रक्रियाओं की रूपरेखा है। अच्छा, रवि जी बोल रहे हैं सर, पेपर फर्स्ट का एक वीडियो हायर एजुकेशन की करंट अफेयर, स्कॉलरशिप और इन्वायरमेंट साइंस को सिर्फ मेरे मिक्स करके बनाए उसे। चलो कल को बनाते हैं मिक्स करके। ठीक है, ऐसा करते हैं, कल को इन्वायरमेंट ले आएंगे और परसों को ले आएंगे हम एजुकेशन, हायर एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, 15वें सवाल का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर बी। जो शोध रिपोर्ट होती है दोस्तों, यह शोध सवालों के संबंध में महत्वपूर्ण निष्कर्षों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, शोध रिपोर्ट बोलते हैं उसको। 16वां सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से उपकल्पना को स्पष्ट रूप से कथित करने का मुख्य लाभ कौन सा है? पहला, यह शोधकर्ता को अध्ययन के संभावित परिणामों के बारे में गंभीर एवं विशेष रूप से सोचने पर बल देता है। दूसरा, यह अध्ययन को सरल बनाता है। तीसरा, यह परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। और चौथा, यह अनुसंधान पूर्वाग्रह को कम करता है। उपकल्पना हाइपोथेसिस को स्पष्ट रूप से कथित करने का मुख्य लाभ कौन सा है? ठीक है दोस्तों, बढ़िया सवाल है। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह शोधकर्ता को अध्ययन के संभावित परिणामों के बारे में गंभीर एवं विशेष रूप से सोचने पर बल देता है। 17वां सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से दिशात्मक उपकल्पना का उदाहरण कौन सा है? पहला, इस उपकल्पना में छात्रों के पढ़ने के स्तर में अंतर होता है। दूसरा, इसमें व्याख्यान और समूह अनुदेश में अंतर होता है।
तीसरा, प्राथमिक कक्षा में समूह निर्देश व्याख्यान की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। और चौथा, इसमें अधिगम में वृद्धि होगी। निम्नलिखित में से दिशात्मक उपकल्पना का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों 17वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्राथमिक कक्षा में समूह निर्देश व्याख्यान की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। 18वां सवाल, निम्नलिखित में से किस में उपकल्पना हाइपोथीसिस दोस्तों, हाइपोथीसिस दोस्तों चयन के बाद में आती है। जैसे सवाल आप जैसे पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, दोस्तों सबसे पहला जो तत्व होता है उसका स्टेप होता है समस्या का चयन या टॉपिक का चयन करते हैं। उसके बाद में दोस्तों हाइपोथेसिस होती है। ठीक है, हाइपोथेसिस। तो दूसरे नंबर पर हाइपोथेसिस क्या है? उपकल्पना का निरूपण करना आवश्यक नहीं है। पहला सर्वेक्षण अध्ययन, दूसरा तथ्य निष्कर्ष निकलने के लिए ऐतिहासिक शोध, तीसरा प्रयोगात्मक अध्ययन, या चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तथ्य निष्कर्ष निकालने के लिए ऐतिहासिक शोध। 19वां सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से कथन उपकल्पना के संदर्भ में सही नहीं है? पहला, यह एक अस्थायी प्रस्ताव है। दूसरा, उपकल्पना की वैधता अज्ञात होती है। तीसरा, इसको सामान्यकृत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। सुमन जी वेलकम, गुड इवनिंग। गुंजन राणा जी वेलकम आपका भी। विकास यादव जी वेलकम आपका। तो 19वें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 20वां सवाल आपके सामने है, मिश्रित शोध में मात्रात्मक और गुणात्मक निष्कर्षों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन आवश्यक है? पहला, महत्व के क्रम में सूचीबद्ध करना। दूसरा, इनको अलग वर्गों में सम्मिलित करना। तीसरा, इनको एकीकृत में रूप में दर्शाना। और चौथा, इनको पूर्ण रूप से प्रशिष्ट में दिखाना जाना चाहिए। दोस्तों सही आंसर है 20वें का ऑप्शन नंबर सी, इनको एकीकृत रूप में दर्शाना। 21वां सवाल आपके सामने, लघु न्यायादर्श में शून्य परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए शोधकर्ता किसका उपयोग करता है? पहला, टी परीक्षण, एनोवा, काई वर्ग परीक्षण। ऑप्शन नंबर 4, भाज्य संबंधी विश्लेषण। लघु न्यायादर्श में शून्य परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए शोधकर्ता किसका उपयोग करता है? तो दोस्तों सही आंसर है टी परीक्षण का। ठीक है, टी परीक्षण यह आ चुका है एग्जाम में। 22वां सवाल आपके सामने है, वस्तुओं, घटनाओं या चीजों के गुणों को किसके द्वारा मापा जाता है? पहला, गुणात्मक माप, प्रदत्त, चर, उपरोक्त में से कोई नहीं।
वस्तुओं, घटनाओं या चीज़ों के गुणों को किसके द्वारा मापा जा सकता है? ठीक है, तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चर। 23 प्राय अनुसंधान ऐसे हैं जिसमें बड़ी संख्या में चर होते हैं। एक सांख्यिकी है तकनीक जिसका उपयोग इस प्रकार के अध्ययन में यह स्थापित करने के लिए किया जाता है जहाँ चरों के समूह की चेष्टा या प्रवृत्ति परस्पर संबंधित होने की होती है। दोस्तों दिसंबर 2006 का सवाल है ये। ठीक है, सरल से संबंध, बहु से संबंध, कारक विश्लेषण या उपरोक्त में से कोई नहीं। अनीता राणा जी वेलकम आपका। दोस्तों 23 का सही आंसर है कारक। ठीक है, कारक विश्लेषण। 24 जब हम एक सक्रिय स्वतंत्र चर का अध्ययन कर रहे होते हैं तो प्रतिभागियों का ऐसा समूह जिस पर हस्तक्षेप किया जा रहा है या वे उपचार के अधीन है के लिए निम्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पहला प्रयोगात्मक समूह, नियंत्रण समूह, ए और बी दोनों, ना ए और ना बी। तो 24वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रयोगात्मक समूह। ठीक है, 25वां सवाल आपके सामने है निम्नलिखित में से किसको श्रेणीगत चर के रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया जा सकता है? पहला आयु, वार्षिक आय, श्रेणी औसत और धर्म। निम्नलिखित में से किसको श्रेणीगत चर के रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया जा सकता है? दोस्तों 25 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, धर्म। ठीक है, धर्म को। 26 प्रयोगात्मक अध्ययन किस पर आधारित होता है? ठीक है, पहला चरों के कार्य साधन, वैचारिक प्रचल, अनुसंधान की पुनरावृत्ति और साहित्य के सर्वेक्षण। प्रयोगात्मक अध्ययन किस पर आधारित होता है? ठीक है, तो 26 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चरों के कार्य साधन में। 27 एक कार्य साधन स्वतंत्र चर को क्या कहते हैं? बाह्य चर, हस्तक्षेप चर, विषय चर या सक्रिय चर। एक कार्य साधक स्वतंत्र चर को क्या कहते हैं? दोस्तों बढ़िया सवाल है। ठीक है, 27 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय चर। 28 निम्नलिखित में से किस चर के अलावा नियंत्रण समूह और प्रयोगात्मक समूह पूर्ण रूप से समान है? आश्रित चर, स्वतंत्र चर, बाह्य चर या पुनरावृत्ति चर।
नीलू सैनी जी, आपका वेलकम। जेम्स समीर हंस जी, आपका भी वेलकम। तो दोस्तों 28 का जो सही आंसर हुआ स्वतंत्र चर। 29, व्यवहार से एक प्रयोग के दौरान मापा जाता है उसे किस चर के रूप में जाना जाता है? पहला, पेचीदा बनाने वाले चर, स्वतंत्र चर, आश्रित चर या नियंत्रण नियंत्रित चर। व्यवहार जिसे एक प्रयोग के दौरान मापा जाता है उसे किस चर के रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आश्रित चर। ठीक है, जिसमें शोधकर्ता और छात्र आते हैं। स्वतंत्र चर में दोस्तों, स्वतंत्र चर में आते हैं शिक्षक। ठीक है, 30 यानी कि 30वां सवाल है, निम्नलिखित प्रकार का अनुदैर्ध्य अनुसंधान कुछ व्यक्तियों का अध्ययन एक विस्तारित अवधि के लिए करता है? परवर्ती अध्ययन, पैरेलल अध्ययन, और भी दोनों है, में से कोई नहीं। निम्नलिखित प्रकार का अनुदैर्ध्य अनुसंधान कुछ व्यक्तियों का अध्ययन एक विस्तारित अवधि के लिए करते हैं। तो दोस्तों 30वें सवाल का जो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हैं। 31, अतुल्यकालिक असिंक्रोशन माध्यम का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों दिसंबर 2010 का सवाल है ये। रेडियो, टेलीविजन, फिल्म या समाचार पत्र? एसिंक्रोशन या अतुल्यकालिक माध्यम का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समाचार पत्र। 31 और 31 नहीं, 32 संप्रेषण में गुणार्थक शब्द कौन से हैं? सुस्पष्ट, अमूर्त, सरल या सांस्कृतिक? कविता सिंह, आपका वेलकम। संप्रेषण दोस्तों होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, संप्रेषण में गुणार्थक शब्द कौन से हैं? दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक। 33, संदेश के नीचे संदेश को क्या नाम दिया जाता है? दिसंबर 2010 का सवाल है। अंतः स्थापित ग्रंथ, आंतरिक ग्रंथ, अंतः ग्रंथ या उपग्रंथ? संदेश के नीचे संदेश को क्या नाम दिया जाता है? दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपग्रंथ। ठीक है, सब टेक्स्ट। 34, अनुरूप जन संप्रेषण एनालॉग मास कम्युनिकेशन में कहानियां पहला स्थैतिक होती हैं, गत्यात्मक होती हैं, अन्योन्य क्रियात्मक होती हैं या अन्वेषणात्मक होती हैं? अनुरूप संप्रेषण अनुरूप जन संप्रेषण एनालॉग मास कम्युनिकेशन में कहानियां। तो दोस्तों सही आंसर है स्थैतिक या स्टैटिक होती हैं। ठीक है, 35, अभिकथन है समाचार पत्रों के बीच समाचार प्रतिवेदनों में संपादकीय लिखने, समाचार को सनसनी खबर बनाने और समाचार प्रतिवेदनों के स्रोत ने जानने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।
तर्क, सर्वव्यापक शब्द स्रोत का उपयोग अनुमान और पूर्वाग्रह युक्त या पक्षपाती लेखन के कवर करने के लिए किया जाता है। दोस्तों 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए सही है और आर गलत है। 36, किसी विशेष मत के समर्थन में तथ्यों एवं कथनों को चयनित कर प्रस्तुत किया जाना संदर्भित है। पहला चेरी पिकिंग, टाइम क्राफ्ट, प्रोपेगोंडा या चयनित प्रचार। किसी विशेष मत के समर्थन में तथ्यों एवं कथनों को चयनित कर प्रस्तुत किया जाना संदर्भित है। तो 36 का सही आंसर है चेरी पिकिंग। ठीक है दोस्तों, चेरी पिकिंग होता है उसका नाम। 37, प्रोटोकॉल जो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच हाइपरटेक्स्ट के स्थानांतरण को सुगम बनाता है। HTML, FTP, HTTP या TCP। प्रोटोकॉल जो दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच हाइपर टेक्स्ट के स्थानांतरण ट्रांसफर को सुगम बना। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, HTTP। ठीक है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और TCP की दोस्तों फुल फॉर्म है TCP की फुल फॉर्म। ठीक है, TCP फुल फॉर्म। ठीक है दोस्तों, बढ़िया सवाल है। दोस्तों TCP की जो फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। ठीक है, ये इसकी जो होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, 38, IRC का पूर्ण रूप है इंटरनेट रिलेटेड चैट, इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट रिलेटेड कंटेंट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बढ़िया सवाल दोस्तों, आ सकता है ये सवाल। IRC की फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों सही आंसर है 38 का IRC। दोस्तों ये कल या परसों में सवाल आया था एक, IRC इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो है इंटरनेट रिले चैट। ठीक है, इंटरनेट रिले चैट। 39, लाइन का उपयोग और टकराव के से बचना निम्नलिखित में से किसके मुख्य कार्य हैं? पहला CPU मॉनिटर, नेटवर्क प्रोटोकॉल या वाइड एरिया नेटवर्क। लाइन का उपयोग और टकराव से बचना निम्नलिखित में से किसके मुख्य कार्य हैं? कविता सैनी जी, आपका वेलकम।
तो दोस्तों सही आंसर है 39 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो लाइन का प्रयोग करते हैं और टकराव से बचाते हैं दोस्तों, वो नेटवर्क प्रोटोकॉल बचाते हैं, ठीक है। सीपीयू दोस्तों, क्योंकि सीपीयू तो लाइन का यूज नहीं करता है, मॉनिटर नहीं करता है। और वाइड एरिया नेटवर्क दोस्तों ये नहीं करता है, क्योंकि ये एक नेटवर्क होता है। तो जो नेटवर्क प्रोटोकॉल जो होते हैं दोस्तों, लाइन का प्रयोग करते हैं और टकराव से बचाते हैं। 40 निम्नलिखित में से कौन सा ये इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार हैं? ये दोस्तों स्लिप, डायस, पीपीपी या उपरोक्त सभी। समीर हसन जी, वेलकम आपका। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 41 इंटरनेट के प्रारंभिक विकास को सबसे पहले निम्नलिखित में से किससे सहायता प्राप्त हुई? अर्पानेट, बिल रोजर्स, बिल गेट्स या माइक्रोसॉफ्ट। इंटरनेट के प्रारंभिक विकास को सबसे पहले निम्नलिखित में से किससे सहायता प्राप्त हुई थी? दोस्तों सही आंसर है इसका 41 का, ठीक है। बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम आ चुका है। इसकी भाषा थोड़ी चेंज हो गई थी पहले, पिछली बार शायद। तो इसका जो 41 का जो सही आंसर तो वो है अर्पानेट, ठीक है। अर्पानेट था। 42 निम्नलिखित में से कौन से सेंटर ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का आविष्कार किया और जारी किया? माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, सन माइक्रोसिस्टम या इन्फोसिस। तो दोस्तों 42 का सही आंसर है इंटरनेट जो एक्सप्लोर होता है दोस्तों, वो आविष्कार या इन्वेंशन किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। 43 निम्नलिखित में से गोफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? पहला, इंटरनेट पर दस्तावेज का वितरण। दूसरा, इंटरनेट पर दस्तावेजों की खोज। तीसरा, इंटरनेट पर दस्तावेज की पूर्ण प्राप्ति या उपरोक्त सभी। गोफर प्रोटोकॉल, ठीक है दोस्तों, गोफर। कविता सिंह जी बोल रही हैं कब कितने बजे से होता है? देखो हिस्ट्री का हुआ था आज 4 बजे, और पेपर फेस्ट का हुआ था आज 7 बजे से। दोस्तों 43 का जो सही आंसर है उपरोक्त सभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 44 वर्ल्ड वाइड वेब सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? पहला, बिल गेट्स, अर्पानेट, टीम बर्नली या बिल रोजर्स। ठीक है दोस्तों, डब्ल्यू 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 इसकी फुल फॉर्म है डब्ल्यू डब्ल्यू की, डब्ल्यू 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 वर्ल्ड वाइड वेब। दोस्तों सही आंसर है टीम बर्नर्स-ली, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, टीम बर्नर्स-ली ने। और 44 हो गया। 45 सवाल है, निम्नलिखित में से इंटरनेट का कौन से उपयोग हैं? संचार, सूचना पूर्ण प्राप्ति,
सूचना की प्रस्तुति या उपरोक्त सभी। तो 45 का सही आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, क्योंकि जो इंटरनेट दोस्तों जो उपयोग करते हैं वो संचार, सूचना पुनः प्राप्ति करने के लिए भी और सूचना की प्रस्तुति करने के लिए भी करते हैं। 46.edu डोमेन के लिए प्रयोग किया था। किसके लिए प्रयोग किया था दोस्तों? पहला शैक्षिक संस्था, दूसरा इंटरनेट बुनियादी ढांचे और सेवा प्रदाता के लिए, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए, चौथा है उपरोक्त सभी। दोस्तों ध्यान से समझना, .edu डोमेन नाम होता है दोस्तों। ठीक है, डोमेन नाम कौन कौन से होते हैं? देखो, .com, ठीक है, .in, .gov, .edu, ठीक है दोस्तों। ऐसे का कुछ जो है और भी होते हैं, ठीक है, ये डोमेन नाम होते हैं। और .edu ये इसको थोड़ा समझ लेना आप। दोस्तों सही आंसर है 46 का ऑप्शन नंबर ए, शैक्षिक संस्था के लिए। ठीक है। 47 ऊर्जा स्रोत जिसका भंडार अंततः समाप्त हो जाना है को क्या कहा जाता है? अक्षय स्रोत, गैर अक्षय स्रोत, लुप्त प्राय संसाधन या उपरोक्त में से कोई नहीं। सुमन राय जी वेलकम आपका। सिराज मोहम्मद जी वेलकम। चंद्रमा प्रसाद जी वेलकम आपका। दोस्तों 47 का जो सही आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गैर अक्षय स्रोत। दोस्तों 48 सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वायु ऊर्जा के दोहन में अग्रिम है? पहला डेनमार्क, जर्मनी, भारत या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा देश वायु ऊर्जा के दोहन में अग्रिम है? वायु ऊर्जा। कौन सा देश वायु ऊर्जा के दोहन में अग्रिम है? दोस्तों बढ़िया सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वायु ऊर्जा के दोहन में अग्रिम है? ठीक है, बढ़िया सवाल है, ये आ सकता है क्योंकि कुछ जो ऊर्जा है, क्योंकि पवन ऊर्जा के लिए दोस्तों आज जो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो है तूफान वगैरह चलते हैं, हवा चलती रहती है। ठीक है, वहाँ पर जो है पवन ऊर्जा ज़्यादा फेमस है, क्योंकि हमारे देश में जो है गुजरात
में पवन ऊर्जा ज़्यादा अच्छी रहती है। ठीक है, वायु ऊर्जा या पवन ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, मैं अभी कमेंट देख रहा हूँ। दोस्तों 48 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जर्मनी। ठीक है, 49, निम्नलिखित में से कौन सा देश शेल गैस के दोहन में अग्रणी है? डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी या भारत? शेल गैस। ठीक है, दोस्तों आज 70 सवाल है। ठीक है, 70 सवाल है। रवि जी और दीपक जी भाई आप थोड़ा शांत रह लीजिए भाई, इतना ना कर दे यार, प्लीज दोनों शांत हो जाओ भाई। तो 49 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। 50वां सवाल है, शेल गैस मूल रूप से किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है? आर्द्र चट्टान, तलछटी चट्टानों, रूपांतरित चट्टानों या उपरोक्त में से कोई नहीं? दोस्तों 50वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तलछटी चट्टानों में। 51वां सवाल आपके सामने है। दोस्तों मुझ पर ज़्यादा तेज नहीं बोला जाएगा। मैं देखो 50 सवाल हो चुके हैं 54 मिनट में, उससे तेज बताओ मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। मेरा गला खराब हो गया भाई तेज बोलते 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 बोलते। निम्नलिखित में से हाइड्रोक्लोरिक फ्रैक्चरिंग या फ्रैंकलिंग शब्द किस ऊर्जा स्रोत के साथ जुड़े हुए हैं? पहला कोल बेड मीथेन, पारंपरिक गैस उत्पादन, सेल गैस शोषण या पनबिजली? पूनम देवी जी वेलकम आपका। तो दोस्तों 51वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सेल गैस शोषण। 52वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्षय ऊर्जा स्रोत है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, कोयला या बायोमास? ठीक है, अक्षय ऊर्जा स्रोत। दोस्तों अक्षय का मतलब होता है जो कभी क्षय न हो जिसका। ठीक है, ऊर्जा के वो प्राकृतिक स्रोत होते हैं जिनका कभी क्षय नहीं होता है। ठीक है, उनको दोस्तों जिनका नवीकरण होता रहता है। ठीक है, और जो प्रदूषणकारी नहीं होते हैं उनको ऊर्जा अक्षय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो दोस्तों जैसे यूरेनियम है दोस्तों ये खत्म हो सकता है। ठीक है, पेट्रोलियम खत्म हो सकता है, कोयला खत्म हो सकता है, परंतु दोस्तों बायोमास जो है वो खत्म नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 53, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सौर कोशिकाओं के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? पहला प्लेटिनम, कार्बन, सिलिकॉन या चांदी? दोस्तों आप सब और यूट्यूब चैनल भी देखते होंगे, ऐसी बात नहीं है, सभी देखते होंगे। आप ये देखना कभी कि भाई एक सवाल को कितने मिनट में करवाते हैं वो। ठीक है, आप ये देखिए
मैं 53 सवाल 55 मिनट में करा दिए, कुछ ज़्यादा मैं इस कम स्पीड में बोल रहा हूँ क्या? देखो मैं स्पीड में बोलते बोलते आप लोगों के भले के लिए मैंने अपना गला खराब कर लिया। तो दोस्तों ऐसा ना करें प्लीज़। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा मंदा बोल रहा हूँ दोस्तों, प्लीज़ आप क्यूट कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है? मैं आप किसी से ज़बरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ भाई कि आप देखिए वीडियो। भाई मुझे भी तो अपने शरीर देखना है, ये बताइए। मैं इंसान हूँ कोई भाई, वो थोड़ी हूँ, कोई कंप्यूटर थोड़ी हूँ भाई बोलते जाऊँ भाई। तो 53 में जो सही आंसर है सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन। 54 सौर पैनल के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? पहला गोल्ड, कॉपर, चांदी, निकल। सौर पैनल के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? पंकज जी वेलकम आपका। दोस्तों मैंने देखा, देखो मैं भी देखता हूँ यूट्यूब चैनल। वो देखो 7 या 8 या 10 लास्ट, कम से कम दोस्तों एक एक घंटे में पढ़ाते हैं वो सवाल। आज लगा लो उन पर लोग बाग खूब देखते हैं, और मैं देखो इतने इतने मिनट में इतने ही सवाल लाता हूँ दोस्तों, फिर भी लोग कहते हैं और जल्दी पढ़ाओ। बताओ मैं क्या करूँ यार। तो 54 में क्या दोस्तों सही आंसर है चांदी, ठीक है। चांदी का प्रयोग दोस्तों सौर पैनल के निर्माण में करते हैं। सोलर सेल जो होती है दोस्तों आप देखते होंगे, ठीक है। 55 निम्नलिखित में से कौन एक अक्षय संसाधन है, ठीक है, जिसका क्षय नहीं हो? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, भूजल या कोयला। दोस्तों 55 में सवाल का सही आंसर है जो भूजल है, ठीक है। जो मिट्टी के नीचे जो जल है वो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। प्राकृतिक गैस खत्म हो सकती है, पेट्रोल खत्म हो सकता है, कोयला खत्म हो सकता है। तो अक्षय, अक्षय संसाधन और गैर अक्षय, दोस्तों गैर अक्षय कौन से हैं? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला। 56 अधोलिखित में से जीवाश्म ईंधन के जलने के पश्चात कौन सी ऐसी रसायन गैस है जिनसे अम्लीय वर्षा होती है? सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड या उपयुक्त सभी। अधोलिखित में से जीवाश्म ईंधन दोस्तों जलने के पश्चात ऐसी कौन सी रसायन गैस है जो अम्लीय वर्षा पैदा करती है? दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सल्फर के ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। 57वां सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास का स्रोत नहीं है? पहला गोबर गैस, कोयला, वन लकड़ी और परमाणु ऊर्जा। ओके, निवाजी भाग, डॉक्टर अम्मा जी और सभी देखो सबके दोस्तों में कमेंट पढ़ रहा हूँ और बोल नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे थोड़ी सी गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, ठीक है, इसलिए मैं आराम से बोल रहा हूँ। कोई ये ना समझे कि मैं कमेंट पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों 57 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों बायोमास का जो स्रोत नहीं है वो परमाणु ऊर्जा नहीं है, जबकि बायोमास जो बनती है गोबर गैस से बनती है, कोयला से बनती है और बनने लकड़ी से बनती है। 58 भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार केवल नागरिकों से संबंधित है? पहला अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण, दूसरा अनुच्छेद 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, तीसरा अनुच्छेद 15 विभेद का प्रतिषेध और अनुच्छेद 16 अवसर की समानता। तो कौन कौन से जो अनुच्छेद हैं, ठीक है, वैसे तो सारे दोस्तों अनुच्छेद ये मौलिक अधिकार में है, परंतु उसमें कुछ जो है उनके सामने जो कोष्टक में दिए जा रहे हैं,
तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, केवल नागरिकों से। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 16 अवसर की समानता। ठीक है, वैसे तो सभी दोस्तों मौलिक अधिकार है ये। 59वां सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के संबंध में सही नहीं है? पहला, यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय प्रदान करता है। दूसरा, यह मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है। तीसरा, यह यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत देरी के आधार पर उच्चतम न्यायालय किसी रिट याचिका को अस्वीकार नहीं कर सकता। और चौथा, अनुच्छेद 32 के तहत सुरक्षा साधारण कानून के लागू होने पर भी लागू होती है, जिसका मौलिक अधिकारों से कोई संबंध नहीं है। आज 70 सवाल हैं। ठीक है, कोई नहीं, मैं आराम से बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 70 सवाल हैं और जो लास्ट के सवाल हैं कुछ अच्छे सवाल हैं, इसलिए दोस्तों मैं जो उसको बोलूँगा। ठीक है, विभाजी धन्यवाद, सबको धन्यवाद। तो 59वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो 32 के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, तो बी तो दोस्तों है। ठीक है, क्योंकि मौलिक अधिकार है ये तो 32। ठीक है, पहला भी ठीक है इसका, दूसरा भी ठीक है। दोस्तों तीसरा गलत है, क्योंकि दोस्तों क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत जो है जो रिट जारी किया था दोस्तों, ये अस्वीकार बोल रहा है, स्वीकार कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी गलत है इसका, डी ठीक है। और ऑप्शन नंबर 60, प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया गया है? दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कि कई बार आ चुका है ये वाला सवाल। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्पीड़न या अधिकार प्रच्छा। दोस्तों बढ़िया सवाल है ये, आ सकता है सवाल मैं बता रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों ये कह रहा है कि कोई किसी ने अपराध कर लिया, ठीक है, उसको पकड़ना। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे अनुच्छेद में कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं, ठीक है, कि दोस्तों उसको जो है उच्चतम न्यायालय जारी करता है। तो उसको सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों जैसे कि दोस्तों अगर पुलिस ने किसी को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर समीप के न्यायालय में दोस्तों उसको हाजिर करना पड़ेगा। उसका कसूर क्या है, किस बात पर उसको गिरफ्तार किया गया, उसको ये मालूम चलना चाहिए। ठीक है, और जैसे ही उसका कसूर दोषी होगा तो जो न्यायालय जो होगा वो सजा सुना देगा और जेल भेज देगा। ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। 61वां सवाल आपके सामने, भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? पहला, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना। दोस्तों अच्छे लेवल के सवाल हैं ये, बढ़िया, क्योंकि जो राज्य के जो मौलिक कर्तव्य हैं वो जरूर आते हैं। दूसरा, राष्ट्र की प्रतीक्षा करना। तीसरा, अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। और चौथा, ग्राम एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। क्योंकि दोस्तों कुछ भारत के संविधान के तहत मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, ठीक है, मनुष्यों के। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों ग्राम एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना किसी आदमी की बस की नहीं है, ये राज्य सरकार की बस की है। ठीक है, राज्य सरकार क्या करता है दोस्तों, उसके लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। ठीक है, और हम नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझें इस बात को। 62, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची
और छठवीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? पहला, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। दूसरा, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए। तीसरा, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए। और चौथा है सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। दोस्तों 12 अनुसूची है, ठीक है, ध्यान से समझना, 12 अनुसूची है, ठीक है। छठी, पांचवी और जो छठी है दोस्तों वो अनुसूचित जातियां जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए है, ठीक है। और देखो 10वीं दल बदल, ठीक है, और 11वीं ग्राम पंचायत, और 12वीं दोस्तों है न्याय पंचायत नगर पालिकाओं के लिए, ठीक है। ध्यान से समझना इस बात को। 62वां, ये 63वां, ठीक है दोस्तों। 63 है, भारत के संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंध रखती है? दोस्तों आ सकता है ये सवाल, बढ़िया सवाल है। पहला, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। दूसरा, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। चौथा है असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। और चौथा है मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है, आ सकता है क्योंकि छठी अनुसूची में कुछ राज्य दिए गए हैं, ठीक है, उनका नाम हमको पता होना बहुत जरूरी है। चिंतामणि जी वेलकम आपका। तो दोस्तों 63 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र आते हैं। 64 दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। विद्यालय या विश्वविद्यालय कार्यक्रमों के माध्यम से मानवीय मूल्यों के संवर्धन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नेतृत्व शैली सर्वाधिक उपयुक्त होगी? पहला है निर्देशात्मक नेतृत्व शैली। दूसरा, प्रतिभाग आधारित नेतृत्व शैली। तीसरा, प्रतियोजनात्मक नेतृत्व शैली। चौथा है परामर्शात्मक नेतृत्व शैली। दोस्तों सही आंसर है 64 में का ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभाग आधारित नेतृत्व शैली। 65, ठीक है, भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? पहला, अभिगम, ठीक है, साम्या। दूसरा, गुण एवं प्रकर्ष। चौथा, प्रासंगिकता। पांचवा, मूल्य आधारित शिक्षा। छठा, अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा। दोस्तों जब मैं वीडियो ख़त्म कर दूं दोस्तों उसके 5 मिनट बाद आप दोबारा जो है वीडियो को ऑन करना, ठीक है, प्ले करना, और फीडबैक दोस्तों सभी आप ज़रूर देना, चाहे लाइक डिसलाइक मत करिए, ठीक है, मगर फीडबैक दोस्तों ज़रूरी देना, ठीक है, कितने आपके सही हुए फीडबैक में देना है आपको, ठीक है, यहाँ नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ मैं देख नहीं पाऊँगा। फीडबैक आप सभी ज़रूर दें। वीडियो जब बंद हो जाए उसके 5 मिनट बाद में कमेंट बॉक्स ऑन ऑन होगा, ठीक है, तब दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक यानी कि कैसी आपको वीडियो लगी और आपको कितने सही गए ज़रूर देना दोस्तों, क्योंकि मैंने दोपहर भी बोला था कि 15-20 सदस्यों ने दिया केवल, अच्छी बात नहीं है ये, ज़रूर देना दोस्तों, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, केवल आपके एक कमेंट से हम खुश हो जाएंगे, ठीक है। जो जो यहाँ पर कमेंट चल रहे हैं दोस्तों ये हमारे पास नहीं होते हैं,
हम चाहते हैं आपकी याद हम साथ लेके चलें। 65 का दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ये दोस्तों लक्ष्य है। ठीक है, और 66 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाज विज्ञान की सभी शाखाओं की शोध गतिविधियों का समन्वय करती है, उनको बढ़ावा देती है और उनका वित्त पोषण करती है? पहला ICPR, IIAS शिमला, ठीक है, ICSSR नई दिल्ली और न्यूपा नई दिल्ली। ICPR, तो ICPR की जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च। ठीक है, IIAS, दोस्तों ये शिमला में है क्योंकि हमने एक दो वीडियो पहले बनाया था, ये शिमला जो ऑप्शन आया था क्योंकि ये जो है शिमला में है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। ठीक है, और दोस्तों ये जो है ICSSR इंडियन काउंसिल सोशल साइंस रिसर्च, दोस्तों ये जो है फेलोशिप प्रदान करता है सोशल साइंस के विद्यार्थियों को। और न्यूपा, दोस्तों न्यूपा एक दिल्ली में न्यूपा। ठीक है, न्यूपा दोस्तों एक नई दिल्ली में, क्योंकि ये इसकी नेशनल यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्लानिंग एवं एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो है तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये फेलोशिप प्रदान करती है। ठीक है, याद रखना, अच्छा सवाल है ये। 67, अतीत काल में भारत में उच्चतम शिक्षा के अंतर्गत अधिगम की विधि में शामिल रहा है? पहला याद करना, विचारावेशी प्रक्रिया, ब्रेन स्टॉर्मिंग तथा सेमिनार। दूसरा याद करना, समीक्षात्मक विश्लेषण तथा कथा वाचन। तीसरा समीक्षात्मक विश्लेषण, समुदेशन लेखन और मौखिक रिपोर्ट। और चौथा कथा वाचन, विचारवेशी प्रक्रिया तथा सेमिनार। दोस्तों जब अतीत काल में, प्राचीन काल में जब उच्चतम शिक्षा मिलती थी तो उसमें कौन कौन सी विधि शामिल थी? साइमर रफीक जी वेलकम आपका, आप काफ़ी लेट आई हैं। दोस्तों सभी से अनुरोध है मेरा हाथ जोड़कर, क्योंकि आपको मैं केवल एक याद के तौर पर दोस्तों कमेंट चाहता हूँ, केवल याद के तौर पर। ठीक है, और आपकी मर्जी है लाइक करना है डिसलाइक करना। ठीक है, देखो दोस्तों मैं डिसलाइक नहीं बोलता, ना लाइक के लिए बोलता और ना मैं शेयर के लिए बोलता, आपकी मर्जी है कर देना। पर दोस्तों मैं आपकी याद करने के लिए भाई किस किसने हमारी वीडियो देखी थी और दोस्तों कौन कौन पास हुए, उनको दोस्तों मैं जो है अपनी तरफ से एक सर्टिफिकेट दूंगा। ठीक है, हमारी जे स्टडी पॉइंट से एक सर्टिफिकेट मिलेगा अगर जो हमारी वीडियो को देखकर पास हुए हैं। 67 का दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद करना, समीक्षात्मक विश्लेषण तथा कथा वाचन। 68, उस स्कीम का नाम बताइए जिससे भारतीय संस्था और विश्व की सर्वोत्कृष्ट संस्था के मध्य शैक्षणिक और शोधपरक सहयोग सुकर हो जाता है? पहला ICSSR, ठीक है, दूसरा है स्टाफ डेवलपमेंट स्कीम, तीसरा स्पार्क और चौथा है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट स्कीम। अच्छा गेस्ट आ गए थे आपके, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपकी भी थोड़ी दिक्कत होगी आपके, तो हस्बैंड परेशान है, ऊपर से जब गेस्ट आते हैं तो और खर्चा भी होता है। तो देखो 68 का तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पार्क। 69, चार वेदों के काल में विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से किस संस्कार के उपरांत वैदिक विद्यालय में भेजा जाता था?
उपनयन संस्कार, उत्सर्जन संस्कार, सतपथ ब्राह्मण या धनुर्विद्या संस्कार। दोस्तों ये बढ़िया सवाल है, ये आ सकता है, रिपीटली सवाल है ये, ठीक है, क्योंकि जब 4 वेद के काल थे, वैदिक काल था जब, ठीक है, तब दोस्तों 16 संस्कार थे, ठीक है, 16 संस्कार थे। हिंदू धर्म में दोस्तों 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। तो जब वैदिक विद्यालय में जब भेजा जाता था तो किस संस्कार के बाद, ठीक है, तो सही आंसर है 69 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उपनयन संस्कार के बाद में, ठीक है दोस्तों, उपनयन संस्कार होता था उसको। और हमारा लास्ट सवाल है, कि दोस्तों लास्ट सवाल है हमारा आज की वीडियो का, निम्नलिखित में से किस में इस बात पर बल दिया गया कि शिक्षा का प्रबंधन अत्यधिक बौद्धिक शक्ति, गंभीरता एवं नवाचार तथा सृजनशीलता के लिए अपेक्षित स्वतंत्रता के परिवेश में किए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1965, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, तीसरा नीति आयोग त्रिवर्षीय कार्य योजना 2017 से 18 से 19-20, और चौथा है प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019। हनी सिंह जी ने आपकी फुल फॉर्म बताइए स्कीम की, प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलेब्रेशन। ओके, धन्यवाद, गुड, वेरी गुड। तो दोस्तों 70वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। दोस्तों आपको वीडियो हमारी कैसी लगी, दोस्तों वीडियो को जब मैं बंद करता हूँ उसके बाद कमेंट करके बताना कि हमारी वीडियो कैसी लगी, ठीक है, दोबारा ऑन करना आप, ठीक है दोस्तों, फीडबैक देना केवल आप, फीडबैक, ठीक है, फीडबैक जरूर देना दोस्तों सभी, क्योंकि 41 सदस्य हैं, फीडबैक जरूर देना। वीडियो जब बंद हो जाए दोस्तों, जब मैं बोल दूँ उसके जस्ट 5 मिनट बाद में कमेंट बॉक्स का ऑप्शन खुलेगा, फीडबैक के लिए आप जरूर देना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और किसी को दोस्तों PDF लेनी हो 8755475312 पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों कितने सही हुए दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर देना, फीडबैक में। तो दोस्तों मिलते, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है, मिलते हैं कल दोस्तों। 5 मिनट बाद में चैट बॉक्स ऑन होगा हमारा, ठीक है, वहाँ पर आप जो है फीडबैक और अपने कितने नंबर सही हुए वो देना। धन्यवाद।